हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास डिस्कस कर रहे थे। उसमें ये पार्ट 5 होगा। इसके पहले हमने 4 पार्ट मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास की बात हो रही है। प्राचीन इतिहास से 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यह पार्ट 5वां होगा और टोटल 6 पार्ट आएंगे। इसके बाद एक और पार्ट आएगा। तो प्राचीन इतिहास चल रहा था। तो आपको हमारा सीरीज अगर पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। यह लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए, मध्य प्रदेश में गुप्त साम्राज्य की स्थिति देख लेते हैं कैसी थी। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। श्री गुप्त को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो ये याद रखना है। देखिए, पहला फैक्ट, गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त प्रथम शासक था, जिसके सिक्के मध्य प्रदेश के बननाला व साकौर से मिले हैं। तो समुद्रगुप्त के सिक्के मिले बननाला और साकौर से। ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। तो ये पहला फैक्ट याद रखना है। महत्वपूर्ण है कि श्रीगुप्त इस वंश का प्रथम शासक था। संस्थापक भी श्रीगुप्त था, प्रथम शासक श्रीगुप्त ही था। समुद्रगुप्त ने जिन गणराज्यों को हराया था उसमें खरपरिक व अहिरवार मध्य प्रदेश के थे। समुद्रगुप्त ने जिन गणराज्यों को हराया था उसमें खरपरिक व अहिरवार मध्य प्रदेश के थे। एरण समुद्रगुप्त के समय स्वभोग नगर कहलाता था। ये क्वेश्चन आता है, किसके समय कहलाता था? समुद्रगुप्त के समय एरण जो सागर में है वह स्वभोग नगर कहलाता था। विक्रमादित्य, अब बात करते हैं राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य का ही नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो ये याद रखना है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही राजा विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। तो राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। एक धनवंतरी जिसे आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेद के जनक धनवंतरी। छापड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट खरपर और कालिदास को तो आप जानते ही हैं, संस्कृत के महान कवि। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे कालिदास से याद रखना है। कालिदास की पूरी रचनाएं भी याद रखना है, जो साहित्यिक के टॉपिक में मैंने कवर कर दिया हूँ। वारामिहिर की बात कर लेते हैं। वारामिहिर एक खगोलज्ञ थे, खगोल से संबंधित थे, और इनका जन्म हुआ था कायथा उज्जैन। तो ये याद रखना है, कभी आ जाता है क्वेश्चन, कायथा उज्जैन में हुआ था। और एक और है वर रुचि। तो ये 9 रत्न थे राजा विक्रमादित्य के दरबार में। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, उनकी राजधानी उज्जैन थी। तो ये याद रखना है। विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, चंद्रगुप्त द्वितीय इसी को कहा गया है। आगे चलते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गद्दी में कौन बैठता है? कुम्हारगुप्त बैठता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए, गुप्त शासकों में रामगुप्त के सिंह तथा गरुड़ प्रकार के तांबे के सिक्के एरण तथा विदिशा से प्राप्त हुए हैं। तो रामगुप्त के सिंह तथा गरुड़ प्रकार के तांबे के सिक्के एरण और विदिशा से प्राप्त हुए हैं। रामगुप्त शासक की चर्चा विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाट्य में की है। तो विशाखदत्त इंपॉर्टेंट है। विशाखदत्त ने 2 किताबें लिखी है। एक है मुद्रा राक्षस, ये मुद्रा राक्षस आता है, ये मुद्रा राक्षस। और एक दूसरी किताब का नाम है इनका देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्त। तो ये 2 किताब का नाम याद रखना है, विशाखदत्त ने लिखे। मुद्रा राक्षस से जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो अपने को यहाँ क्या देखना है? विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तक नाट्य हुए हैं, तो ये याद रखना है। मंदसौर शिलालेख में कुम्हारगुप्त, मैंने बताया था कुम्हारगुप्त शासक बनता है विक्रमादित्य के बाद। तो मंदसौर शिलालेख में कुम्हारगुप्त के शासन की जानकारी सेनापति बंधु वर्मा का चर्चा भी मिलता है। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए भानुगुप्त। कुम्हारगुप्त के बाद बता रहा हूं मैं आपको, कुम्हारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त
स्कंदगुप्त गद्दी में बैठते हैं, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद कौन? भानुगुप्त। तो ये याद रखना है। देखिए यहाँ पे अभी इसकी बात हो रही है। भानुगुप्त गुप्त के एरण अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि उसका अधिकारी गोपालराज एरण के युद्ध में मारा गया था। भानुगुप्त के एरण के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि उसका अधिकारी गोपालराज एरण के युद्ध में मारा गया था। तो ये याद रखना है। गुप्त वंश के प्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, तो वही विक्रमादित्य की बात हो रही है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये बता दिया था मैंने आपको। धार जिले में गुप्त वंश द्वारा निर्मित बाघ की गुफाएं हैं। जो बाघ की गुफाएं जो धार में है वो गुप्त वंश के टाइम की है। साकौर दमोह में स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्के मिले हैं। तो स्कंदगुप्त के सिक्के दमोह में भी मिले हैं। चौथी शताब्दी में उत्तरार्ध में गुप्त सम्राट के विस्तार के समय दसपुर मंदसौर में मालवा की एक शाखा अवलिकर वंश की स्थापना हुई थी। तो गुप्त वंश के टाइम पे ही एक वंश आया था, अवलिकर वंश की स्थापना हुई थी मंदसौर में। याद रखना है, दसपुर में। तैमून अशोकनगर, ये तैमून अभिलेख अशोकनगर में है। अभिलेख में तंबन के शासक घटोत्कच गुप्त की चर्चा मिलती है। घटोत्कच गुप्त की चर्चा मिलती है तैमून अभिलेख से, जो अशोकनगर में है। समझ में आ गया होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से एक और चीज याद आ रहा है, याद रखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में पहला चीनी यात्री फाहियान आया था। फाहियान या फाहियान बोलते हैं, फाहियान आया था। पहला चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था फाहियान। और फाहियान ने मालवा की जनता को सुख और सुखी बताया है। फाहियान ने मालवा की जनता को सुखी और बहुत अच्छी बताया है। तो ये याद रखना है, यानी वर्णन किया है मालवा की जनता के ऊपर। तो आगे चलते हैं यहाँ से और गुप्तकालीन अभिलेख देख लेते हैं। गुप्तकालीन जितने भी अभिलेख हैं मध्य प्रदेश में सब इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख ये किसका अभिलेख है? ये कुम्हार गुप्त का अभिलेख है। यह पश्चिमी मालवा में स्थित है। इसका नाम दसपुर भी मिलता है। तो याद रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं। पश्चिमी मालवा में स्थित है, इसका नाम दसपुर भी मिलता है। सांची अभिलेख सांची में है। सांची से प्राप्त इस अभिलेख में हरि स्वामिनी द्वारा यहाँ के आर्य संघ का धन दान अक्षय निवि दिए जाने का उल्लेख किया गया है। तो ये भी याद रखना है, जो लिखा है सांची अभिलेख से क्या लिखा है? हरि स्वामिनी द्वारा यहाँ के आर्य संघ के धन दान देने का उल्लेख किया गया, दान देने का उल्लेख किया गया है। उदयगिरी अभिलेख शिलालेख है ये, उदयगिरी शिलालेख। इस अभिलेख में शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर परशुनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो ये याद रखना है, उदयगिरी शिलालेख में इस चीज का उल्लेख मिला है। शिलालेख अभिलेख क्या होते हैं आपको पता है कि नहीं? शिलालेख अभिलेख, इसके बारे में भी जानकारी हो ना, अभिलेख क्या होता है करके। जब इसे अभिलेख की बहुत सारी बात आ रही है तो अभिलेख देख लो क्या होता है। अभिलेख होता है, अभिलेख के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एक आ सकता है, इपिग्राफी, अभिलेख के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्तीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल में इसका उपयोग हो रहा था। शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्तीर्ण करते थे ताकि उसे लोग देख सके, पढ़ सके और समझ सके और नियम का पालन कर सके। आधुनिक रूप में भी इसका उपयोग हो रहा है। कहा जाए तो आधुनिक टाइम में भी अभिलेख का उपयोग हो रहा है। आपने कई जगह देखा होगा, किसी चीज़ का निर्माण करवाया जाता है तो वहाँ पे लिखा दिया जाए, जैसे कोई विधायक ने कोई रोड बनवाया तो वहाँ लिखा दिया जाता है या याले विधायक के द्वारा ये रोड बनवाई गई है, ये यहाँ पे ये कार्य किया गया है। तो आधुनिक टाइम पे भी इसका उपयोग हो रहा है। तो पहले राजा महाराजा इसका उपयोग करते थे, पत्थर पर लिखा देते थे, उससे यहाँ पता चलता था क्या निर्देश दिए गए हैं या क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, उसे अभिलेख कहते थे। उसी से अपने को इतिहास के बारे में जानकारी मिली है। तो आगे चलते हैं अपन। तैमून अभिलेख ये कुम्हार गुप्त का है। कुम्हार गुप्त का तैमून अभिलेख यह अशोकनगर जिले में स्थित है। इसको राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन, शरदकालीन सूर्य की भांति किस
अभिलेख में बताया गया कुमारगुप्त को, तो तैमूर को याद रखना है। सूफिया का लेख, ये कुमारगुप्त का है, सूफिया का लेख भी कुमारगुप्त का है। रीवा जिले के सूफिया नामक स्थान पर यह लेख प्राप्त हुआ है। इसके गुप्त की वंशावली घटोत्कच के समय से प्राप्त है। गुप्त की वंशावली घटोत्कच के समय से प्राप्त है। एरण अभिलेख, ये भानुगुप्त का अभिलेख है, सागर में है। एरण अभिलेख भानुगुप्त का अभिलेख है, सागर में है। एरण अभिलेख हूणों की उपस्थिति को दर्शाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, हूणों की उपस्थिति को कौन दर्शाता है? और ये सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य अभिलेख है। सती प्रथा की जानकारी मिलती है एरण अभिलेख से, जो सागर में है, भानुगुप्त का अभिलेख है। तो याद रखना, ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं। सती प्रथा की पहली जानकारी एरण अभिलेख से मिलती है और हूणों की उपस्थिति को भी दर्शाता है यहाँ पे। तो ये थे कुछ अभिलेख, सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त का है। सांची अभिलेख सांची में, उदयगिरी शिलालेख, तैमूर अभिलेख अशोकनगर में, सूपिया, और ये एरण, ये कहाँ है करके क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे चलते हैं अपन, यहाँ से गुप्त वंश चल रहा है अभी, उसी को देख लेते हैं। गुप्तकालीन एक कांच नामक सिक्का विदिशा तथा साकौर से प्राप्त हुआ है। तो एक कांच का सिक्का साकौर और विदिशा से प्राप्त हुआ है। उदयगिरी पहाड़ी पर गुफा में उत्तीर्ण चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्राहिक वीरसेन के अभिलेख मध्य प्रदेश के गुप्त सत्ता के स्पष्ट साक्ष्य है। गुप्त वंश के स्थानीय अधिकारी आर ने सांची स्तूप में रखरखाव हेतु दान दिया था। स्थानीय अधिकारी, गुप्त वंश के स्थानीय अधिकारी कौन थे? आर्मकरदेव ने सांची स्तूप के रखरखाव हेतु दान दिया था। सागर जिले में एरण में स्थापित एक विशालकाय वाहरा मूर्ति, वहां पे एक वाहरा मूर्ति है, मूर्ति पर तोरमण के शासन के प्रथम वर्ष का अभिलेख उत्तीर्ण हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एरण से प्राप्त तांबे के सिक्के तोरम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये है एक, तोरणम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। मिहिर कुल के शासनकाल में ग्वालियर तथा दुर्ग से प्राप्त अभिलेख में गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे सूर्य मंदिर है, ग्वालियर किले में एक सूर्य मंदिर है ना, उसका वहाँ पे मिहिर कुल के शासनकाल में ग्वालियर तथा दुर्ग से प्राप्त अभिलेख गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। मिहिर कुल के शासनकाल में 15वें वर्ष तक ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में हूणों की विधानता का साक्ष्य है। तो ग्वालियर अभिलेख में भी हूणों की विधानता का साक्ष्य मिला है। मिहिर कुल का उत्तराधिकारी तोरमण था। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। मंदसौर से अलीकर वंशी यशोवर्मन ने मिहिर कुल को पराजित करके मालवा से खदेड़ दिया था। तो ये आखिरी फैक्ट था इससे, गुप्त वंश से। तो गुप्त वंश चल रहा था मध्य प्रदेश में, ये स्थिति रही है, अपन ने देख लिया है जो भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन, तो ये आपको याद रखना है, जो भी एक आध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए अब ये उच्चकल्प वंश, ये सतना तरफ था, याद रखना है। इस वंश का संस्थापक ओगदेव था, आ सकता है। इस वंश का संस्थापक ओगदेव था। इस वंश के राजा परिव्रजक राजाओं के पड़ोसी थे। उत्पलक वंश में 9 अभिलेख ऊंचेहारा, कटनी, कारी तलाई, खो और सोहवाल से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी याद रखना है, सतना तरफ था ये वंश। आगे चलते हैं, परिव्रजक वंश, ये भी मध्य प्रदेश में रहा है। परिव्रजक वंश ने पन्ना जिले में राज किया था। हास्तिन इस वंश का प्रतापी राजा हास्तिन था। तो ये हास्तिन प्रतापी राजा था इस वंश का। परिव्रजक वंश के 8 अभिलेख खो, जबलपुर, बैतूल, भूमरा एवं मांझगांव से मिले हैं। बैतूल एवं खो से प्राप्त तम्रपात्र के अनुसार संक्षोभ ने शहडोल क्षेत्र पर शासन किया था। समुद्रगुप्त द्वारा इसे अटाविक क्षेत्र का कुछ भाग प्राप्त हुआ था। तो ये भी याद रखना है, ये भी वंश अपने यहाँ रहा है। आगे चलते हैं, मेकाल का पांडुवंशी वंश, इसका संस्थापक जयबल था। तो याद रखना है, पांडुवंशी वंश का संस्थापक जयबल था। मध्य प्रदेश के वर्तमान अनूपपुर जिले का अमरकंटक तथा उसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मैकाल के नाम से जाना जाता था। मैकाल पर्वत श्रेणी है ना, मैकाल के नाम से जाना जाता था। इस वंश की जानकारी भरत बल के बसनी तम्रपत्र से मिलती है, जिसे इस वंश का प्रथम शासक जयबल की चर्चा है। तो जयबल प्रथम शासक था, इतना याद रखना बस इससे। अब बात करते हैं आगे अपन चंदेल वंश की। गलत छप गया ये,
जेजाक भुक्ति के चंदेल। जेजाक भुक्ति के चंदेल जिनकी राजधानी खजुराहो थी। इस वंश की स्थापना ननुक ने की थी। ननुक, ये इंपॉर्टेंट है। चंदेल वंश की स्थापना किसने की करके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ननुक ने की थी, याद रखना, ननुक ने की थी। 831 में की थी, 831 में की थी। महत्वपूर्ण है कि इन्हें चंद्रोदय ऋषि का वंशज कहा जाता है। ये जो चंदेल लोग थे ये चंद्रोदय ऋषि के वंशज कहा जाता है। चंदेल शासक यशोवर्मन का एक प्रतापी राजा था जिसे कन्नौज के प्रतिहारों को समाप्त कर राष्ट्रकूटों से कलिंजर का किला छीन लिया। कलिंजर का किला अभी भी है, ये कलिंजर का किला यूपी के बांधा जिले में है। यूपी के बांधा जिले में पड़ता है कलिंजर का किला, अपने मध्य प्रदेश से लगा है बांधा जिला। कलिंजर का किला छीन लिया, मालवा के छेदी शासकों को अपने अधीन कर लिया था। तो मालवा के छेदी शासकों को अपने अधीन कर लिया था। नोट देखिए, बैकुंड मूर्ति को यशोवर्मन ने देवपाल प्रतिहार से प्राप्त किया था। ये इंपॉर्टेंट है। बैकुंड मूर्ति को यशोवर्मन ने देवपाल प्रतिहार से प्राप्त किया था। चंदेल शासक घग, ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। घंगदेव बोलते हैं, घंगदेव। चंदेल शासक घंगदेव ने कलिंजर को अपनी राजधानी बनाया था। ये आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजधानी कलिंजर कब बनी थी करके, किसने बनाया था? घंगदेव ने राजधानी कलिंजर को बनाया था। इसका महत्वपूर्ण है कि घंग को ही प्रथम वास्तविक स्वतंत्र शासक माना जाता है। घंगदेव को ही वास्तविक स्वतंत्र शासक माना जाता है। खजुराहो में परशुनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण घंगदेव ने करवाया था। घंगदेव के शासनकाल में बने थे और घंगदेव ने करवाया था, याद रखना है। खजुराहो के परशुनाथ और विश्वनाथ मंदिर दोनों इंपॉर्टेंट है। चंदेल शासक विद्याधर को महमूद गजनवी, चंदेल शासक विद्याधर को महमूद गजनवी का सफल प्रतिरोध करने का श्रेय जाता है, यानी रोकने का श्रेय जाता है। तो याद रखना है। भोज परमार शासक विद्याधर के समकालीन थे। जब इधर साइड में खजुराहो तरफ विद्याधर थे तो उधर समकालीन थे, धार तरफ भोज परमार शासक थे, ये बताया गया समकालीन थे। शाही शासक राज्यपाल की हत्या विद्याधर ने की थी। राज्यपाल की हत्या विद्याधर ने की थी। तो ये एक फैक्ट याद रखना है। उसके बाद और देखते हैं यहाँ से क्या है। खजुराहो में विष्णु मंदिर तथा उसके बैकुंठ की मूर्ति स्थापित करने का श्रेय यशोवर्मन को जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। खजुराहो में विष्णु मंदिर व बैकुंठ की मूर्ति स्थापित करने का श्रेय यशोवर्मन को जाता है। तो ये याद रखना है। चंदेल शासक कार्तिक वर्मन 1660 से 1100 चंदेल शक्ति को पुनः स्थान करने का श्रेय जाता है। इस बात की पुष्टि कलिंजर व देवगढ़ के अभिलेख तथा कृष्ण मित्र रचित प्रबोध चंद्रोदय से होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। कृष्ण मित्र ने प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ की रचना की है। कृष्ण मित्र ने प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो याद रखना है। कीर्तिवर्मन के स्वर्ण सिक्के भी चलाए थे। कीर्तिवर्मन ने स्वर्ण सिक्के भी चलाए थे। चंदेल शासक मदन वर्मन ने अभिलेख अजयगढ़, छतरपुर, खजुराहो व पापौर से प्राप्त हुए। महत्वपूर्ण है कि मदन वर्मन ने 48 चांदी के सिक्के रीवा से मिले। इस वंश का अंतिम शासक, ये इंपॉर्टेंट है, इस वंश का अंतिम शासक परिमादिदेव था जो ऐबक द्वारा पराजित हुआ था। आलाउदल इसी के शासनकाल के थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है। आलाउदल किसके शासनकाल के टाइम पे थे? किसके शासन के टाइम पे थे? तो परिमादिदेव के शासन का टाइम पे थे आलाउदल। महोबा अभी भी है, महोबा उत्तर प्रदेश में आता है। महोबा के वीर योद्धा थे आलाउदल। महोबा के वीर योद्धा थे आलाउदल और किसके दरबार में थे? परिमादिदेव के दरबार में थे। तो याद रखना है। आखिरी नोट देखते हैं। कीरत सिंह रानी दुर्गावती के पिता। देखिए, रानी दुर्गावती जो थी ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी। राजकुमारी चंदेल वंश की थी, याद रखना है। गोंड वंश की शासिका थी। तो इसके पिता का नाम कीरत सिंह है जो चंदेल वंश का था। तो कीरत सिंह रानी दुर्गावती के पिता इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। उसके आगे जाके ये ऑप्शन आएगा तो ये लगाना है आपको, नहीं तो अंतिम शासक है कीरत सिंह। रानी दुर्गावती के पिता थे ये चंदेल वंश के, यानी रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी और गोंडवाना वंश की शासिका थी। तो समझ में आ गया होगा आपको। और चंदेल वंश के टाइम पे बहुत सी घटनाएं हुई हैं। जैसे देखो, एक ये है, चंदेल शासकों ने 950 से 1050
ईस्वी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। 85 मंदिर थे उस टाइम पे, जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण घंगदेव ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है पश्चिमी समूह में, उसका निर्माण घंगदेव ने करवाया था। तो ये एक फैक्ट था, तो उसको भी याद रखें। आगे चलते हैं अपन मौखीर वंश। मौखीर वंश मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ जिले में आसिरगढ़ के किले में महाराजा धीराज सर्ववर्मा का एक ताम्र मुहर लेख प्राप्त हुआ है। इस लेख के प्राप्त से कुछ विद्वानों का मत यह है कि मौखिरियों का साम्राज्य पूर्वी निमाड़ जिले तक विस्तृत था। कलिंजर बुंदेलखंड क्षेत्र का मौखिरियों से प्रत्यक्ष अधिकार या प्रभुत्व का प्रमाण भोज देव का विक्रम संवत 893 का बड़ा दानपत्र है, जिसमें परमेश्वर श्री सर्ववर्मा द्वारा दिए गए दान की चर्चा है। तो ये भी याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं राष्ट्रकूट राजवंश की क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश में, देख लेते हैं। राष्ट्रकूट वंशावली 2 शाखाएं थी, इस वंश की 2 शाखाएं थी। प्रथम बैतूल अमरावती, ये अमरावती जो मध्य प्रदेश के किनारे जो लगा हुआ है महाराष्ट्र में है, बैतूल अमरावती। दूसरी थी मान्याखेट का राज्य मध्य प्रदेश के कुछ भाग में था। दंती दुर्ग में उज्जैन विजय की तथा हरिणय गर्भ यज्ञ किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक दंती दुर्ग ने उज्जैन विजय की तथा हिरणय यज्ञ किया था। हिरणय यज्ञ है। मालवा पर अधिकार सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय का गुर्जर प्रतिहार शासक भोज के युद्ध करना पड़ा था। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। राष्ट्रकूट शासक गोविंद III का एक शिलालेख, एक अभिलेख इंद्रगढ़ मालवा में मिला है। परावर्ती राष्ट्रकूट शासक के वैवाहिक संबंध त्रिपुरा के कलचुरी राजाओं से थे। ये भी था। एक शैल वंश है, एक शैल वंश देख लेते हैं। महाकौशल का पश्चिमी भाग यहाँ पे था। बालाघाट जिले में स्थित रघोली से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें शैल वंश के शासकों की वंशावली दी गई है। इस वंश का प्रथम शासक श्रीवर्धन था। गुर्जरा प्रतिहार राजवंश, इसको देखते हैं, आखिरी है ये आज के लेक्चर में, गुर्जरा प्रतिहार राजवंश। तो इससे याद रखिए, गुर्जरा प्रतिहार राजवंश का संस्थापक नागभट्ट था। नागभट्ट था। 725 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। जैन धर्म कुवल्यमाला एवं हरिवंश पुराण के अनुसार गुर्जरा वत्सराज का शासन मालवा पर था। गुर्जरा प्रतिहार वंश के महान शासक मिहिर भोज, ये मिहिर भोज इसका शासक रहा है, ने अपनी राज्य को सुगठित करने के लिए बुंदेलखंड का पुनः अधिकार कर लिया था। मध्य प्रदेश में मिहिर भोज के अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति मिली है, वहाँ से पता चला है, और एक ग्वालियर जिले की सागर ताल से मिला है। उल्लेखनीय है कि ये अभिलेख ग्वालियर के स्थानीय प्रशासन तथा व्यापारिक श्रेणी पर प्रकाश डालते हैं। राष्ट्रकूट शासक नरेश इंद्र तृतीय ने 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश का महिपाल प्रथम को पराजित कर उज्जैन पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो ये महिपाल प्रथम को पराजित कर उज्जैन पर पुनः अधिकार कर लिया था। गुर्जरा प्रतिहार साम्राज्य का पतन पश्चात, गुर्जरा प्रतिहार राजवंश के पतन के पश्चात मध्य प्रदेश में 3 संबंधित सामंत क्रमशः त्रिपुरी के कलचुरी, मालवा के परमार, बुंदेलखंड के चंदेल ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। कुरैट, ये कुरैट शिवपुरी में, कुरैट से प्राप्त ताम्रपत्र में प्रतिहार वंश की वंशावली दी गई है। पद अनुसार इस वंश के नाटुल, प्रताप सिंह, विग्रहराज, मलयवर्मन और नरवर्मन आदि शासक हुए। कुरैट शिवपुरी में गुर्जरा शासक विनायक पाल द्वितीय का उल्लेख खजुराहो अभिलेख से मिलता है। तो ये था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पार्ट 5 डिस्कस किए। प्राचीन इतिहास है ये सब मध्य प्रदेश का जो भी डिस्कस किए हैं। तो थ्योरी पार्ट है, इसको पढ़ना जरूरी है, इससे थोड़ा पता चलता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना पड़ता है करके पता चलता है। तो ये चल रहा था हमारा पार्ट 5। आखिरी लेक्चर आएगा मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास का पार्ट 6, अगला लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।